माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। तो मंत्री जी ने रखा ना पहले। आदरणीय सभापति जी, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी, मेरे नेता पीडीए के जननायक, दबे कुचले शोषित पीड़ित बेबस लोगों की आवाज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से इस विधेयक के विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, जो पीड़ित हैं, बेबस हैं, हम उनका हक दिलवाएंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, हम उनका हक दिलवाएंगे। सभापति जी, हम पीडीए के मानने वाले लोग हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, हम आज उनके साथ खड़े हैं। रामचरितमानस के अगर चौपाइयां आपने पढ़ी होती, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आदर्श अगर देखा होता, सभापति जी, जब प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे तो अयोध्या के नर नारी और बहुत सारे लोग, किन्नर समाज के लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद लौट करके आए तो तमसा नदी के तट पर उन्होंने कुछ लोगों को देखा और कहा, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब, आपने कहा था कि अब हमें छोड़ने के बाद नर नारी यहां से वापस चले जाएं, लेकिन हमारे लिए तो आपने कोई आदेश नहीं किया था, इसलिए हम 14 बरस तक आपका प्रभु यहीं इंतजार करते रहे। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने वही आशीर्वाद उनको दिया कि कलयुग में आप जिसको आशीर्वाद दोगे वही फलीभूत होगा, वही आगे बढ़ने का काम करेगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की मर्यादा का ध्यान आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने नहीं रखा। आप कह रहे हो कि जो उभयलिंगी हैं उनके लिए ये बिल लेकर के आ रहे हो। अगर उनके लिए ये बिल लाया जा रहा है तो फिर सड़क पर उनका विरोध क्यों है? देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर उनका विरोध क्यों है? और विपक्ष के जो हम दल हैं, आखिर क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? आपके इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सभापति जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, जो आपत्तियां हैं, और साथ ही साथ जब मैं पीडीए की बात कर रहा था तो सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं सत्ता ट्रेजरी बेंच को बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले अपने संगठन के अंदर समाजवादी किन्नर सभा का गठन किया और किन्नरों की हक और आवाज को, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो शौक है सबको लाइन में लगाने के लिए। आपने नोटबंदी के नाम पर देश की जनता को लाइन में लगा दिया। आपने अब जिलाधिकारी के माध्यम से इन किन्नर समाज के लोगों को भी आप लाइन में लगाने के लिए, आप पता नहीं आपको लाइन में लगाने की इतनी क्यों जल्दी रहती है। सभापति जी, जो आपत्तियां हैं, ये बिल ट्रांसजेंडर व्यक्ति की एक बहुत ही संकीर्ण और लिमिटेड परिभाषा देता है। इनमें सिर्फ कुछ सोशियो कल्चरल ग्रुप्स और इंटरसेक्स लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन इनमें मनमाने तरीके से ट्रांसमेन, ट्रांस मैस्कुलिन, जो इन समूहों में नहीं है, ट्रांस वुमेन, जेंडर क्वीर, नॉन बाइनरी लोगों को बाहर कर दिया गया है। ये साफ तौर पर अनफेयर एक्सक्लूजन है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। असल में ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज हैं, एक्सपीरियंस आते हैं। इस डाइवर्सिटी को इग्नोर करना न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे लोगों को और ज्यादा एक्सक्लूड और हाशिए पर किया जाएगा।
प्रस्तावित संशोधन बिना किसी ठोस कारण के और असंवैधानिक तरीके से 2019 के एक्ट की धारा 4(2) को हटा देता है, जो सेल्फ आइडेंटिफाई, खुद की पहचान तय करने के अधिकार की गारंटी देता था। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटाना एक तरह से व्यक्ति की पहचान, उसकी गरिमा और अपने फैसले लेने की आजादी को खत्म करना है। ये ऐसा है जैसे इंसान को अपने ही असली रूप में जीने को गलत या अपराध जैसा बना दिया गया है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 भी कमजोर होते हैं। पिछले कुछ सालों में नेशनल पोर्टल 15 मार्च 2026 के अनुसार 37,000 एप्लीकेशन में से 32,000 सक्सेसफुली प्रोसेस हुए हैं। 2019 एक्ट के तहत इससे कई ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन और जेंडर क्वीर लोगों को लीगल पहचान और प्रोटेक्शन मिला था, लेकिन अब इस नए संशोधन के कारण उनकी ये लीगल पहचान, उससे जुड़े हुए अधिकार और सुविधाएं खतरे में पड़ सकती हैं। जिस देश में सांस्कृतिक और धार्मिक आत्मा के आधार पर महाभारत हो, गीता हो, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर महाभारत में हम देखें तो उसमें भी शिखंडिश्च महारथा कह करके संबोधित किया गया था। आज आप क्यों उभयलिंगी समुदाय के खिलाफ हो गए? सभापति जी, ट्रांसजेंडर समुदाय हमेशा से समाज की मुख्य धारा से शोषित, उत्पीड़ित, अपने समुदाय, अपने जैसे अन्य साथियों के बीच रह करके अपनी सुरक्षा, अपने तरह से जीने का हक हासिल करता आया है, लेकिन ये बिल उनसे उनका वो हक भी छीन रहा है। प्रस्तावित धारा 18G, जो किसी को ट्रांसजेंडर के रूप में दिखाने के लिए बहकाना या मजबूर करना को अपराध बनाती है, काफी चिंताजनक है। आप केवल अपराध की श्रेणी में ले आएंगे, पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जो अपराधी हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो CRPC में भी तमाम धाराएं हैं, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपराध की श्रेणी में लाना कतई अनुचित है। इस तरीके से पनिशमेंट वाले प्रावधान एंटी डिस्क्रिमिनेशन और वेलफेयर कानून में जोड़ने से उल्टा ट्रांसजेंडर लोगों को और उनके सपोर्ट सिस्टम को ही क्रिमिनलाइज करने का खतरा है। ऐसे प्रावधान अस्पष्ट और मिसयूज के लिए खुले हुए हैं, जिससे ये अपने असली उद्देश्य यानी ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा के खिलाफ चले जाते हैं। सभापति जी, ये बिल एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात करता है, जो ट्रांसजेंडर लोगों को स्क्रीन करेगा। इस बोर्ड के रिकमेंडेशन के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया जाए या नहीं, और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा मेडिकल ओपिनियन भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा बिल ये भी कहता है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को उन लोगों की जानकारी देना जरूरी होगा जिन्होंने जेंडर अफर्मिंग केयर ली है। ये सभी प्रावधान काफी दखल देने वाले हैं। सवाल ये है, आप इतने अधिकार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों लगातार देते जा रहे हो? आप कोई भी विधेयक लेकर के आते हो, लगातार अधिकारी को इतने अधिकार क्यों देते जा रहे हो? कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। आप लगातार जिलाधिकारी के माध्यम से निरंकुश करते जा रहे हो। ये बिल बिना किसी मैग्नीफुल कंसल्टेशन के लाया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर से सही तरीके से बात नहीं की गई। इससे ट्रांसजेंडर लोगों के बड़े हिस्से को बाहर रखा गया है, जिससे उनका और ज्यादा हाशियाकरण, कलंकित होना बढ़ सकता है। प्रस्तावित संशोधन उन हजारों ट्रांसजेंडर लोगों के लिए खतरा पैदा करता है जिन्होंने 2019 एक्ट के तहत अपनी लीगल पहचान हासिल की थी। सभापति जी, उनका क्या होगा? अभी 2019 में ये संशोधन लेकर के आए थे, अब इतनी जल्दी फिर इनको संशोधन लाना पड़ रहा है। जिन्होंने 2019 एक्ट के तहत अपनी लीगल पहचान हासिल की थी, इससे उनकी जिंदगी में गहरी सोशल और लीगल अनिश्चितता आ जाएगी। ये न सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है, बल्कि इससे लोगों को फिर से भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा। ऐसे में कई लोग अनसेफ और अनरेगुलेटेड मेडिसिन ऑप्शन यानी कि सर्जरीज की तरफ बढ़ जाने को मजबूर हो सकते हैं। 2019 एक्ट के मकसद को और कमजोर करता है। इसके अलावा जिन्होंने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जेंडर अपग्रेड करवा लिया है और कई मामलों में मेडिकल ट्रांजिशन भी किया है, उन्हें अब वापस जन्म के समय तय जेंडर पर
लीगली लौटने का खतरा हो सकता है। इस तरह का रोल बैक लोगों में अपनी लीगल आइडेंटिटी को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बेसिक सर्विस को लेकर के गहरी चिंता और असुरक्षा पैदा करता है। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 2019 के एक्ट के तहत ढाल ली है, उनका क्या होगा? 2016 का बिल एक वजह से बदला गया था और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी G7 में और संसद में 2019 के एक्ट को प्रोग्रेसिव एक्ट बताया था और ये कहा था कि हमने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। लेकिन अब इन प्रोटेक्शंस को वापस लेना सरकार की अपनी ही सोच और विजन के खिलाफ है। इससे ट्रांसजेंडर, जेंडर डाइवर्स लोगों को सालों की सोशल, लीगल, पर्सनल प्रोग्रेस कमजोर हो जाएगी। ऐसा कोई भी संशोधन जो इन अधिकारों को नजरअंदाज करता है वह न सिर्फ इम्प्रैक्टिकल होगा बल्कि हार्मफुल भी होगा और संविधान के हिसाब से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। सेक्शन 18G वाला प्रावधान गलत समझ पर आधारित है और गलत जगह रखा गया है। इससे ट्रांसजेंडर लोगों के साथ साथ उनका सपोर्ट सिस्टम जैसे उनके परिवार, दोस्त, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कम्युनिटी ग्रुप्स और NGOs सबको हैरेसमेंट, डराने, धमकाने, झूठे केस, यहाँ तक कि जेल के खतरे में भी डाल देता है। प्रोटेक्शन देने के बजाय ये बिल घरों और सपोर्ट सिस्टम के अंदर डर और अनिश्चितता पैदा करता है। ये बिल मेडिकल बोर्ड के जरिए बेवजह नियंत्रण जोड़ता है और जेंडर अफर्मिंग केयर की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है। इस तरह मेडिकल जांच बहुत इनवेसिव और जिससे हेल्थ केयर तक पहुंच भी निगरानी बन जाती है। ये बिल 2019 एक्ट के सिंपल 2 स्टेज प्रोसेस की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड 5 स्टेज सिस्टम लेकर के आ रहा है जो हेल्थ, डिग्निटी और डिसीजनल एंटोनॉमी के अधिकार का उल्लंघन करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के ट्रांसजेंडर बिल पर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने पहले ही ऐसे सिस्टम के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि स्क्रीनिंग पैनल में मेडिकल प्रोफेशनल्स होने से ये खतरा बढ़ जाता है कि किसी की आइडेंटिटी को मेडिकली, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एलिजिबिलिटी के आधार पर परखा जाएगा। ऐसी अप्रोच ट्रांस आइडेंटिटीज को एक बीमारी की तरह दिखाता है और सपोर्ट कोर्ट के फैसलों व इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है जो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की सेल्फ आइडेंटिटीज, जेंडर को मान्यता मिलनी चाहिए। 2019 एक्ट की सेक्शन 7(3) अभी ट्रांसजेंडर लोगों को प्रोटेक्शन देती है, खासकर जब वे जेंडर अफॉर्मिंग प्रोसीजर करा लेते हैं और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जेंडर अपडेट कर लेते हैं। लेकिन प्रपोज्ड अमेंडमेंट इस प्रोटेक्शन को हटा देता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन किया है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए हैं वे 2019 एक्ट के तहत मिलने वाली लीगल सुरक्षा को खो सकते हैं। इससे उनकी जिंदगी में अनिश्चितता पैदा होगी। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट संशोधन विधेयक को वापस आपको लेना चाहिए और अगर नहीं वापस ले सकते हैं तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भिक्षावृत्ति में और जबरदस्ती इससे उभयलिंगी लोगों की संख्या बढ़ाई जा रही। माननीय मंत्री जी, आखिर क्या कारण है जो देश में भिक्षावृत्ति बढ़ रही है? आप भिक्षावृत्ति पर रोक क्यों नहीं लगाते हो? आखिर क्यों देश में ऐसे हालात सरकार ने पैदा कर रखे हैं कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन नहीं हो रहा है, लोगों को भीख मांगने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है? आप भीख मांगने पर रोक लगाइए, लोगों का जीवन यापन स्तर ऊपर उठाइए जिससे लोग भीख मांगने को मजबूर न हो। मैंने भीख मांगते तमाम लोगों को देखा है, लेकिन किसी किन्नर समाज के लोगों को, उभयलिंगी समाज के लोगों को भीख मांगते सड़क पर, चौराहों पर नहीं देखा है। वो तो नेक मांगते हैं और आशीर्वाद देने का काम करते हैं। इसलिए हम जरूर, आज पूरा किन्नर समाज बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हम विपक्ष के लोग उनकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को स्वर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता के कारण आज उनको कहीं ना कहीं चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। जिनके सामने आज पहचान का संकट पैदा हो रहा है,
आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के नाम पर वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम समाजवादी लोग हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में किन्नर समाज के व्यक्ति को वहां महापौर का चुनाव लड़ाने का काम किया था। अगर आप भी आगे बढ़िए तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी, सदन में भी लाइए किन्नर समाज को, उनको भी आरक्षण देने का काम करिए। उनके हक की लड़ाई हम समाजवादी लड़ते रहेंगे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। और ये जो विधेयक आपने उनके अधिकारों पर हमला करने के लिए आप लाए हैं, उसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाइए। सभापति जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुमति।